नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं कानूनी दस्तक और कानूनी दस्तक में आज जिस कानून को लेकर हम बात करेंगे वो है फ्री लीगल सर्विसेज। और फ्री लीगल सर्विसेज का फायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एक प्रावधान भी रखा गया है, लेकिन जो लोग वकीलों की फीस अदा नहीं कर सकते हैं उसका फायदा ले सकते हैं। और साथ ही आपको ये बताते चले कि भारत सरकार ने इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग भी बनाया है, जो 1997 में बनाया गया था जब इसकी स्थापना हुई है। और कुल मिलाकर आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये पूरा कानून जो है वो आपकी मदद कर सकता है, कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। मेरे साथ एडवोकेट हितेश शर्मा हैं। 400 से भी ज्यादा केसेस ये लड़ चुके हैं और 7 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए कार्यक्रम में। तो हितेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से फ्री लीगल एड सर्विसेज की बात हो रही है, किस तरह से हम इसका फायदा ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुलिस्तान चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने इस मंच पे मुझे बुलाया। सबसे पहले मैं नेशनल वोटर्स डे की सबको शुभकामनाएं देता हूं और गणतंत्र दिवस की भी सबको बधाई देता हूं। जी, ये जो हमारी कानूनी मदद है, जो फ्री लीगल एड सर्विस इंडिया में शुरू हुई थी, ये हमारे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग 1987 से ये शुरू हुई थी। एंड उसके बाद 1995 से ये पूरी तौर से पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया था। अब इस एक्ट को लाने का मकसद जो हमारी भारत सरकार का ये था कि इस देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो वंचित ना रहे। किस चीज़ से? जस्टिस लेने से, कोर्ट से, न्यायालय से, जहाँ से लोग एक उम्मीद लेके जाते हैं कि यहाँ पे हमें जस्टिस मिलेगा। उस न्यायालय में जाने के लिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनको न्याय की प्रक्रिया और वहाँ पे आए हुए हर समस्त तरीकों से कि वहाँ पे किस तरीके से, कैसे, कहाँ पे अर्जी पेश करनी है और कैसे वहाँ पे खर्चा किया जाएगा, वो नहीं पता होता। उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट बनाया और उस एक्ट के अंदर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई। और इन सभी अथॉरिटीज़ का मकसद ये है, जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव है, कि सभी लोग वर्ग के, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, वुमेन हो और बच्चे हों, जुवेनाइल होम के बच्चे हों, कहीं के भी उस कैटेगरी में सेक्शन 12 है उस पर्टिकुलर एक्ट की, जो उस धारा में फॉल करेगा, जो एलिजिबल होगा पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए, उसको लीगल सर्विस अथॉरिटीज सर्विसेज दी जाएंगी। और इस सर्विसेज का मकसद ये है कि आपको मुफ्त, वर्ड है फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सलाह और कानून की प्रक्रिया आपको फ्री में वकील दिया जाएगा। जो वकील आपको आपके हर एक काम को, चाहे सिविल केस हो, चाहे क्रिमिनल केस हो, किसी भी तरीके का कोई भी केस आपका पेंडिंग है कोर्ट में या आपने फाइल करना है, तो किसी भी तरीके की आपकी समस्या हो कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हायर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर एक जगह पे स्टेप बाय स्टेप्स वो ऑफिस बनाए गए हैं। और उस ऑफिस में वो पैनल एडवोकेट्स हैं, जो एडवोकेट्स आपकी मदद करेंगे। हर एक पैनल एडवोकेट हर एक व्यक्ति को अलॉट होता है एक प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस के थ्रू जब वो एडवोकेट्स अलॉट होते हैं, देन वो एडवोकेट अपना सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी सलाह से लेके उस पूरी एग्जीक्यूशन तक वो उस व्यक्ति को देते हैं। ये बताइए जरा कि जिस तरह से अगर किसी को केस फाइल करना है, नहीं पता है कि फ्री लीगल सर्विसेज क्या हैं, कैसे होगा, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है, देखिए कैसे अप्रोच करना है? जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है बिकॉज कोई भी व्यक्ति जो एक आम इंसान है, जिसे एक्चुअल में इस चीज़ों की ज़रूरत है, उसका सबसे पहला काम ये है वो कोर्ट में आए। कोर्ट में आकर वो हमारे हर एक कोर्ट में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम डालसा कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। उस डालसा में सेक्रेटरी बैठे होते हैं एंड जिसके चेयरमैन खुद सेशन जज एक्स ऑफिशियो होते हैं। आप सेक्रेटरी के पास जाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए कि मैं कोई भी वकील नहीं कर सकती या कर सकता, मुझे फ्री में लीगल एड प्रोवाइड की जाए। बस इतनी सी दरख्वास्त छोटे 2 अक्षर में लिख के दे दीजिए, आपकी वो दरख्वास्त स्वीकार की जाएगी। एंड अगर वो वुमेन होगी तो उसे तो बिना किसी डाउट के वो चीज़ मिल जाएगी। और जब वो सेक्रेटरी के पास एप्लीकेशन जाएगी, देन वो सेक्रेटरी किसी लॉयर को अपॉइंट करेंगे कि आप इनकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनेंगे और सॉल्व करेंगे। उसके बावजूद
अगर आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं कि वहां पे वो जो लेडी है, वो जो व्यक्ति है जो वहां पे आप में कोर्ट में आया है सेक्रेटरी के पास, उसको लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता, तो उसी टाइम सेक्रेटरी या उनके पीएलवीज, पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी होते हैं डीएलएसए में, वो आपकी मदद करते हैं, वो वहां पे उनको एप्लीकेशन लिखवाने में मदद करते हैं। अगर फिर भी वो एप्लीकेशन नहीं लिख के जाते तो आपके पैनल एडवोकेट्स को वो अप्रोच करते हैं कि आइए 10 मिनट निकालिए, इनकी एप्लीकेशन लिखिए और लो करवाइए। कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है और किस किस को इसका फायदा नहीं मिलता? देखिए, इसमें सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में ये क्लियर किया हुआ है कि कौन कौन इसका एक्चुअल बेनिफिट ले सकता है। उसमें एलिजिबिलिटी की बात होती है, जिसमें सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग आते हैं, उसके बाद वुमेन आती हैं, उसके बाद बच्चे आते हैं, चाइल्ड आते हैं, देन जुवेनाइल होम्स, माइनर्स आते हैं, जो जुवेनाइल जो कोई अपराध कर चुके होते हैं एंड वो जुवेनाइल में अपने ट्रायल को फेस कर रहे होते हैं, वो जुवेनाइल्स उस चीज का लीगल एड का फायदा ले सकते हैं। उनको जरूरत नहीं कि वो किसी एडवोकेट्स पे जाके फीस दें, वो एक डायरेक्टली डीएलएसए को अप्रोच कर सकते हैं, जुवेनाइल होम्स के मेंबर्स को अप्रोच कर सकते हैं एंड वो अपॉइंट कर देंगे आपको लीगल पैनल, जो उनके पैनल एडवोकेट्स होंगे उनमें से किसी एडवोकेट को आपका एडवोकेट अपॉइंट कर देंगे एंड वो सारे के सारे इन चीजों में आ सकते हैं। एंड देयर आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीनियर सिटीजन आल्सो, वो भी इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, दे आर आल्सो एलिजिबल कि आपको वो सीनियर सिटीजन लीगल एड जो हमारी सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है उसके सारे प्रावधानों का फायदा ले सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं अपने दर्शकों को कि कैटेगरी बेस्ड भी आप इसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महिलाओं के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है और बड़े बुजुर्गों के लिए जो सीनियर सिटीजन है, अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, घर के अंदर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो उसके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने इसको पढ़ा उसमें लिखा गया है कि अगर मानहानि का दावा किसी ने आप पर लगाया है या आपने किसी पर लगाया, वो जरा समझाइए कि वो क्या था कि आप इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। यस। देखिए, मानहानि का दावा, डेफेमेशन की चीज एक ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल रंजिश या पर्सनल ईगो से रिलेट करती है। वो एक स्पेशल कैटेगरी रखी हुई है कि डेफेमेशन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही लोग फाइल करते हैं जो एक क्लास से ऊपर हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जिसकी एक मानहानि, जैसे समाज में वो कुछ होल्ड करता है, कोई पोस्ट होल्ड करता है एंड कोई बंदा उसका आके उसकी पब्लिसाइज कर देता है चीजें, गलत आरोप लगा देता है, एलिगेशंस लगा लेता है, देन ही वांट्स कि मैं एक डेफेमेशन का केस फाइल करना चाहता हूं एंड उस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डेफेमेशन का केस वो नहीं लीगल एड के थ्रू नहीं कर सकता। वो डेफेमेशन का केस खुद करे, खुद वकील करे, सब कुछ कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसको डेफेमेशन के केस में जो फ्री लीगल एड है वो नहीं मिल सकती। लोक अदालत इसके साथ कैसे कनेक्ट करती है? देखिए, लोक अदालत हमारे इंडिया का एक ऐसा आप कह सकते हैं वेपन ऑफ जस्टिस है। मैं वेपन ऑफ जस्टिस इसलिए कहूंगा बिकॉज इसके जरिए आप एक ही दिन में हजारों केस खत्म कर सकते हैं। लोक अदालत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लोगों के लिए। और जैसे फॉर एग्जांपल कभी लोक अदालत लगती है, जरूरी नहीं कि आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है तो ही आपको लीगल एड मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग के बहुत सारे केस होते हैं, वहां पे 10-10 हज़ार का किसी ने, शेड्यूल कास्ट ने, शेड्यूल ट्राइब ने या किसी भी व्यक्ति ने लोन लिया है, वो 10-10, 15-15 हज़ार का। अब 10-15 हज़ार के केस के लिए कोई अननेसेसरी कोर्टों में क्यों जाएगा? उसको लगता है कोर्ट का टाइम वेस्ट करना है, और कोर्ट भी सोचती है कि 10-15 हज़ार के लिए कोर्ट की मशीनरी यूज होती है। तो इसलिए वो सारा का सारा सिस्टम रखा हुआ है कि अगर ऐसा कोई छोटी रकम वाला, छोटी चीजों वाला केस है तो उसको लोक अदालत में डायरेक्ट एप्लीकेशन आप डीएलएसए में दे सकते हैं, सेक्रेटरी को दे सकते हैं एंड देन दे कैन कॉल टू द अदर साइड। जब वो अदर साइड को कॉल करेंगे, जो रिस्पोंडेंट होंगे उनको कॉल करने के बाद वो अप्रोच करेंगे एंड वहीं पे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी प्रोसेस ऑफ जो कोर्ट सिस्टम होता है उसके, वहीं लोक अदालत में आपका सेम डे चीजें सेटल हो जाती है। लेकिन एक और सवाल है, जिस तरह से फ्री लीगल एड सर्विसेज है, लेकिन वकीलों का भी एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो वकील उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। इस बीच में वकील को किस तरह से पे मिलती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्री है तो बस हल्के में लिया जाता है? देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न है। कंसर्न इसलिए है क्योंकि वकील कोई भी है, वकील ऑलवेज एक प्राइवेट सेक्टर के वकील हैं, वकील अपना करेंगे तो कमाएंगे और खाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में रखी है कि वकील को फीस मिलेगी तो वो काम करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने ये चीजें रखी हैं कि हर केस के पीछे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अलग अमाउंट ऑफ उन्होंने वेज तय की हुई है, रेम्युनरेशन तय की हुई है।
सेशन कोर्ट में आपका ट्रायल होगा उसके लिए अलग, हाई कोर्ट में केस लगा होगा उसके लिए अलग, और सुप्रीम कोर्ट में केस लगा होगा तो उसके लिए अलग। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है वहाँ पे पर केस 7,000 भी मिलते हैं वकील को, सेशन कोर्ट में 12,000 भी मिलते हैं वकील को, एंड ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग उससे ज़्यादा वेरी करता है तो वैसे मिलते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी चेक रखा जाता है कि वाकई में वो चीज़ें एप्लीकेबल हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और वो सारी चीज़ें देखने के लिए सेक्रेटरी डीएलएसए और चेयरमैन डीएलएसए वो सारी चीज़ों का मॉनिटर करते हैं कि एक्चुअल में वो सारी की सारी वकील जो हैं वो उनको सुपरवाइज करते हैं बेसिकली। मतलब ट्रांसपेरेंसी से यस, ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी देयर, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कोई सही तरीके से काम नहीं होगा। हमसे जैसे आई एम आल्सो द वन ऑफ द पैनल लायर इन माय डिस्ट्रिक्ट, एंड हमसे महीने में एक दिन ये रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपके पास कितने केस हैं, आपने कितने केसों में कौन सी स्टेज पे पहुंचे हैं, एंड क्या सिर्फ तारीख पे तारीख ही चल रही है या वाकई में कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है और उसके लिए प्रॉपर एजेंसी है, और वो मॉनिटरिंग की वजह से हम उस चीज़ को अच्छे से और ज़्यादा। अभी तक कितना समझते हैं कि फ्री लीगल एड सर्विसेज को लेकर कितने केसेस सामने आ चुके हैं अपने डिस्ट्रिक्ट की ही अगर आप बात करें, अप्रॉक्सीमेटली अगर डाटा की बात करें हम, और क्या लगता है कि जो इस तरह के केसेस सामने आते हैं कितने समय सीमा के अनुसार ही वो सुलझाए जाते हैं या फिर लटकाया जाता है उन्हें? देखिए, आज से साल 2 साल पहले की बात की जाए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि तब इतने ज़्यादा केस, क्योंकि लोगों को एक्चुअली लोग अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट ने हर एक स्कीम लाई है, लेकिन उस पर अवेयरनेस को यस उसके, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे लास्ट ईयर वो इतने ज़्यादा नहीं थे, इस साल डबल से भी ज़्यादा हुए हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये हमारी ही डिस्ट्रिक्ट की अप्रोच थी, एंड उसके अप्रोच के बाद लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई गई बाय वे ऑफ पीएलबीज, एंड लोग अवेयर हुए कि हम ऐसे लीगल एड ले सकते हैं। आज की डेट में जितने भी आप देखो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं या मेंटेनेंस के केसेस हैं, कोई भी केसेस विद रिस्पेक्ट टू द वुमन, उनको पता चल चुका है कि हमें फ्री लीगल एड मिलती है कोर्ट में, एंड दे डायरेक्टली अप्रोच अस। इवन आई हैव अ नंबर ऑफ लेडीज जिनकी सैलरीज एंड जिनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, इनकम भी है, हर चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उनको फ्री लीगल एड दे रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया रखा हुआ है। एंड आपने कहा कि उनको कितनी सक्सेस रेट मिलता है या कितने खत्म होते हैं जल्दी। देखिए, कोर्ट का एक प्रोसेस है, जजेस एंड एडवोकेट्स यही कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हर एक केस को ख़त्म किया जाए। सबसे पहले मीडिएशन करवाई जाती है, अगर कोई वैसा केस आ जाता है उनकी मीडिएशन करवाई जाती है कि आप इस चीज़ को आपसी सहमति से ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोर्ट भी इंटरवीन करती है बाय वे ऑफ द मीडिएटर्स, एंड वो सारी चीज़ें इंटरवेंशन होने के बाद वो चीज़ों को देखा जाता है। अगर तो पार्टी नहीं हो सेटल होता है तो अगर उसी टाइम सेटल हो जाता है देन इट्स फाइन, नहीं होता फिर केस को आगे बढ़ाया जाता है। एंड फिर प्रोसेस ऑफ जस्टिस जैसे सिस्टम कोर्ट का चलता है कि एक डेट पे अपीयरेंस होगी, विटनेस होंगे, जवाब दावा होगा, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आती है एंड देन केस चलता है। मतलब फिर भी तारीख पर तारीख तो होती है। देखिए ये बहुत अच्छा लगता है फिल्मों में सुनने के लिए कि कोर्ट्स में तारीख पे तारीख चलती है, लेकिन ये क्या है, हमारा सिस्टम ऐसा है कि इस सिस्टम में जब तक वो तारीख नहीं पड़ेगी तो अगला स्टेप भी नहीं होगा। तारीख इसलिए नहीं डाली जाती कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम गए और आ गए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो आम व्यक्ति पीछे खड़ा होता है ना, उसको पता नहीं हो रहा है कि जज और एडवोकेट के बीच में क्या एक्चुअल में लीगल जॉर्गन्स में बात हो रही है, वो समझ नहीं पाता है, तो उसको लगता है शायद कोर्टों में ये तारीखें पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दिन आप हैरान होंगे इस चीज़ से लेके कि हमें प्रेशर रहता है कि सुबह ये वाली फाइल है, हमें इस फाइल में क्या करना है। हम रात को प्रिपेयर करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं कि इसमें हमें ये रिटन स्टेटमेंट देनी है, ये ऑब्जेक्शंस देने हैं, इसमें आर्गूमेंट्स करने हैं। सो वो सारी चीज़ में इस डेट पे क्या होगा, वो प्रोसेस से चलता है। अब एक ही डेट में आप अपीयर भी होंगे, एक ही डेट में आप वहां आके विटनेस भी करवाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और एक स्टेप बाय स्टेप फ्री लीगल एड सर्विसेज जब से स्टार्ट की गई, केसेस ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि कई बार फीस नहीं होने की वजह से केस जो है वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता था, तो कहीं ना कहीं वो मामला घर के अंदर सुलझता था। ये अब दूसरे ड्रॉबैक की तरफ आ रही हूँ। लेकिन अब जब फ्री सर्विस सरकार की तरफ से दे दी गई, तो एक महिला के साथ अगर कुछ भी होता है तो वो घर में सुलझाने की बजाय सीधा कोर्ट में आती है। देखिए, हर एक चीज के वो कहते हैं ना, दो पहलू, हर सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही। उसी तरह से ड्रॉबैक होते हैं, लेकिन जहाँ पे ड्रॉबैक होते हैं वो दिखते भी हैं। हमारे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो इतना एक्सपीरियंस हमारे सेक्रेटरी डीएलएसए को भी होता है, इतना एक्सपीरियंस चेयरमैन को भी होता है कि दैट शी और ही इज जेन्युइन और नॉट। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई लेडी
अननेसेसरी कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे पिटिशनर रिजेक्ट भी होती हैं। हमारा काम उनको फ्री लीगल एड देना ही है, आइदर वो सही हैं या गलत हैं ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद जब वो कोर्ट में लगते हैं तो उनकी जो पिटीशन गलत होगी, गलत ग्राउंड पे होगी, गलत इंटेंशन से होगी, वो ऑब्वियसली डिसमिस हो जाती हैं। लेकिन वो जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस है, जो लीगल एड का सिस्टम है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फ्री लीगल एड के लिए आर्टिकल 39A में एक स्पेशल प्रोविजन रखा है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें उनको फ्री लीगल एड देनी ही देनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो उस फ्री लीगल एड का किस तरीके से ध्यान रखें। और रही बात की कोर्ट के केसों के बढ़ने की, देखिए कोर्ट के केसेस बढ़ना इट मीन्स कई सारी चीजें, मैं ऐसा समझता हूं कि आवाज घर में ना दबनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि चांटा मार के घरों में आवाज दबा दी जाती है। हम ये समझते हैं कि अगर कोई कोर्ट, लोग एक नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, कोर्ट कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप हरास होंगे। कोर्ट एक ऐसा टेम्पल है जहां पे जस्टिस प्रिवेल होता है। बिकॉज आज भी हर एक आदमी, हर एक इंसान के दिमाग में कभी कोई कुछ गलत हो जाता है तो यही कहता है आई विल सू इन द कोर्ट, क्योंकि उसको ये उम्मीद होती है कि मेरे को कहीं जस्टिस मिलेगा तो कोर्ट में ही मिलेगा। तो इसलिए वो कोर्ट की जो एक पैरवी है उसको लड़ने के लिए फ्री लीगल एड उसको मिलेगी, तो आई थिंक उसी को हेल्प होगी एक अपने ट्रू जस्टिस को सामने लाने के लिए। एक लेडी को किस तरह से एलिजिबल माना जाता है कि उसके पास फ्री लीगल एड सर्विसेज लेने के लिए वो एलिजिबल है? देखिए, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 की बात करें और आर्टिकल 21 की बात करें, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इन सभी को मेल और फीमेल दोनों का समझाइएगा कि मेल की क्राइटेरिया क्या कुछ रहता है एलिजिबिलिटी का और फीमेल का क्या रहता है। देखो, हमारा समाज ऐसा बन चुका है जहाँ पे हमें डोमेस्टिक वायलेंस को लाना पड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लाना पड़ा, हमें मेंटेनेंस के प्रोविजंस लाने पड़े, क्योंकि हम अक्सर देखते आए हैं कि थोड़ा सा मेल डोमिनेट सोसाइटी में जहाँ पे फीमेल कहीं ना कहीं हरास हो जाती हैं, जो उनकी आवाज़ जो है वो घर में ही रह जाती है, उन सभी को थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए, जैसे हमने क्लास लेजिस्लेशन रखी है, क्लासिफिकेशंस बनाई हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, हमने हर एक कैटेगरी को अलग अलग रखा हुआ है। इसी तरीके से वुमेन और मेन को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पे जो मेल की कैटेगरी है उस कैटेगरी में ये देखा जाता है कि उसके पास फाइनेंशियल सोर्स कितने हैं। लेडी के पास वो फाइनेंशियल सोर्स नहीं देखे जाते, उसके पास यही सिर्फ इतना सा है कि दैट शी इज लेडी, शी इज एलिजिबल, बिकॉज एक्ट हमें यही प्रोवाइड करता है। जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने जब ये प्रावधान बनाए थे तो उसी टाइम उन्होंने ये चीज सोची थी। क्या एलिजिबिलिटी पुरुषों के लिए है कि उनके एनुअल इनकम है वो 9,000 से कम होनी चाहिए, एंड उससे भी ज्यादा जब वो डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं देन 12,000 से नीचे होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है कि उनकी एनुअल इनकम, अब कई स्टेट्स में अब ये भी एक्ट में दिया गया है कि हर स्टेट में ये जो एनुअल इनकम का क्राइटेरिया ये अलग अलग है। किसी स्टेट ने 80,000 भी रखा हुआ है, 90,000 भी रखा हुआ है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट पॉलिसीज कि स्टेट ने किस तरीके से किसको एलिजिबल रखा हुआ है, बिकॉज वो जाएंगे अपना इनकम सर्टिफिकेट लाएंगे एंड इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे इफ दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग तो उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी। और बीपीएल की बात करें तो बीपीएल उसी क्राइटेरिया में आता है। बीपीएल में मतलब कि जो फीमेल हैं वो तो ऑलरेडी एलिजिबल, मेल का वही क्राइटेरिया आएगा। इफ अगर उनका इनकम जो है वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से ऊपर है तो उनको नहीं दी जाएगी, अगर एक पर्टिकुलर स्लैब से वो नीचे हैं तो उनको फ्री लीगल एड। क्या लगता है जब से महिलाओं के लिए ज्यादा अधिकार बने हैं तब से केसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो गए? देखिए, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहूँगा कि केस तो बढ़ रहे हैं। केस यहाँ पे इस तरीके से बढ़े हैं कि लोगों का अवेयर होना भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ केस अगर नहीं बढ़ेंगे तो घर में सुसाइड होंगे। आप बहुत सारे अक्सर न्यूज़ में सुनेंगे कि कई सारी लड़कियां घर में जलाई दी जाती हैं या मार दी जाती हैं या वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मेंटल ट्रॉमा हमारा इस तरीके का हो चुका है कि हम छोटी छोटी बात पे एक बड़े इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वही बड़े इश्यूज जो हैं वो एक क्राइम बन जाते हैं पब्लिकली। एंड उन चीज़ों को कम करने के लिए गवर्नमेंट का असली मोटिव तो यही रहता है कि लोगों के बीच में ऐसे जो हमारी सोसाइटी में क्राइम बढ़े हुए हैं वो जितने हो सके मिनिमम हो जाएं। तो आई थिंक ये एक अच्छा पहलू है, क्योंकि कोर्ट्स में या डीएलएसए में या ये जो राइट दिए गए हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप कोर्ट में लिटिगेशन लगाएं, ये इसलिए भी है कि आप अपने मसले सुलझाएं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और ऐड करूंगा। अभी लेटेस्ट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही नालसा के थ्रू एक और गाइडलाइंस लाई हैं जिसमें हमने वन स्टॉप सेंटर रखा है, महिला शक्ति केंद्र। वहां पे क्या है, वन स्टॉप सेंटर में भी एडवोकेट्स जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो बिठाए गए हैं। वो इसलिए बिठाए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस आपको मिलेगा आज की डेट में, वो लेटेस्ट ही अभी 6 महीने हुए हैं हार्डली शुरू हुए। उसका मकसद ये है कि
कोई भी आपकी मीडिएशन, कोई भी प्रॉब्लम है लड़की से रिलेटेड, महिला से रिलेटेड, वो आप वन स्टॉप सेंटर में जाइए, वो दूसरे पार्टी को बुलाएगी कि आप भी आइए, आप आके बताइए क्या इशू है। वो कोशिश करते हैं कि ये घर के, यस यस एग्जैक्टली, वो कॉम्प्रोमाइज करके उन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और बिना किसी शोर के। क्योंकि सबसे बड़ी बात, बंदा अपनी बदनामी से डरता है, तो वो बिना किसी शोर के वो वहीं मसले खत्म हो जाते हैं, और फैमिली जो है वो राजी खुशी रहती है। क्या लगता है कितने % केसेस सही होते हैं और कितने % केसेस फेक होते हैं? इट इज सो डिफिकल्ट, जनरली जवाब दीजिएगा एज अ एडवोकेट। इट इज सो डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, बिकॉज क्या होता है कि एडवोकेट के दिल की बात कहें तो जो उसके पास केस है वो हमेशा जेन्युइन होता है। कोई भी आ जाए, बस लड़ना है, फीस मिलनी चाहिए। हमें वो केस लड़ना है, हमें अपने क्लाइंट का पक्ष रखना है, और हमें जो क्लाइंट, क्योंकि हमारा दायित्व, हमारी ड्यूटी यही है कि उस क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट जस्टिस मिले, हमारा इतना ही काम है। लेकिन वो जस्टिस जो हो वो विद इन द 4 वॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जो हमारे प्रेवलेंट एक्ट हैं उसके अंदर हो। वो हमारा ये काम नहीं है कि उनको जस्टिस बियॉन्ड द बॉल मिले। सो कितने सही हैं या कितने गलत हैं ये कहना, आई थिंक एक जुडिशियल ऑफिसर के लिए भी मुश्किल होगा, ये हर एक इंसान के लिए मुश्किल होगा, बिकॉज क्योंकि जो सफरर होता है वही समझ सकता है कि क्या वो सही है या गलत है। बिकॉज हम एट द अदर साइड अगर बैठे हैं तो हम उस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली सफरर होता है, जो विक्टिम होता है उस चीज़ का, वही समझ सकता है कि ये सही है या गलत। अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए और क्या कुछ कदम आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? क्योंकि जो भी कानून है बनाया गया उसके बारे में अवेयर होना, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज तो अवेयरनेस के ऊपर मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने ये टॉपिक चुना, एंड इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बाय वे ऑफ योर मीडिया आप इसको सर्कुलेट कर रहे हैं। एंड रही बात हमारी, आपको ये बता दूं कि डीएलएसए में, हमारे डीएलएसए में, सांबा में स्पेशली, बाकियों का मैं अभी एक्सपीरियंस क्या कहूँ, लेकिन हमारे डीएलएसए में हर हफ्ते एक ना एक सेमिनार होता ही होता है, जिसमें एक पैनल एडवोकेट, चाहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एंड मोर ओवर जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ जाके किसी ना किसी टॉपिक पे लोगों को अवेयर करते हैं, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री इस चीज़ के ऊपर अवेयर करते हैं कि किन किन लोगों को फ्री में लीगल एड कोर्ट में दी जाती है। और उससे, और इनके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो हमारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने PLBs रखे हुए हैं, पैरा लीगल वॉलंटियर। उनका काम है, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 7-7, 8-8 पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के हर एक नुक्कड़ पे, हर एक कोने में, हर एक गांव के हर एक जगह वो जाकर वहाँ पे आम लोगों को, औरतों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, बच्चों को ये समझाते हैं कि आप कोर्ट में लीगल एड की ये मदद ले सकते हैं। और उन सब की मदद से ये सारी की सारा एक ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग अब जाके इन चीज़ों के ऊपर अवेयर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एडवोकेट हितेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि फ्री लीगल एड सर्विसेज का आप किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन उस बीच में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप जागरूक हैं तो फिर आप हर किसी से लड़ सकते हैं अगर आप सही हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।